प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने रूसो के जीवन से संबंधित उसकी कृतियों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। रूसो एक महान पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन था। उन्होंने अपने सामाजिक जो समझौता सिद्धांत दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में उसकी पुस्तक थी, उसमें उसका उल्लेख किया। रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व मानव स्वभाव के बारे में उसके जो विचार हैं उसको हम चर्चा करेंगे। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो ने अपने उन दो निबंधों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे हॉब्स मानव को क्रूर, हिंसक और कपटी मानता है, लोक उससे अलग मानव को अच्छा मानता है। लेकिन रूसो मनुष्य का स्वभाव को लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष मानता है। वह नैतिकता के विचार से रहित तथा सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी है। रूसो का विचार है कि मनुष्य पशुतुल्य है, निष्पाप है, अर्थात बुद्धिहीन प्राणी है, और इन्हीं के शब्दों में उसे एक बर्बर आदर्श का नाम दिया। इसका जीवन भावनाओं पर संचालित था। ये भाव मुख्यतः दो थे। प्रथम आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति, और द्वितीय है दया। अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग निष्पाप था, स्वाभाविक था और पशुतुल्य था। वह नैतिकता के विचार से रहित, सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उन्हीं के शब्दों में वह आदर्श बर्बर था। इसलिए हॉब्स और लोक से वह अपने विचार मानव के स्वभाव के संबंध में अलग रखता है। हॉब्स कहता है कि व्यक्ति बहुत खराब है, अविश्वासी है, जबकि लोक कहता है कि व्यक्ति अच्छा है। लेकिन रूसो उससे भी आगे बढ़कर कहता है कि व्यक्ति बुद्धिहीन है, पशुतुल्य है। आदर्श बर्बर की अवस्था थी जिसमें व्यक्ति एक दूसरे का भला, एक दूसरे का बुरा करने की सोच ही नहीं सकता था। वह भावना और दया पर निर्भर था। अब आते हैं उसकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में। रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स की जैसी है और न ही लोक जैसी शांति व्यवस्था है। ऐसी दशा में जिसमें व्यक्ति पशुतुल्य और अकेला रहता हो, वह प्राकृतिक अवस्था सामाजिक जो वर्तमान की अवस्था है उससे अधिक अच्छी थी। उसके अनुसार आदमी मनुष्य एकांकी जीवन और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी। वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। सभी मनुष्य समान थे। वह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था थी, जिस पर उत्कृष्ट जंगली नोबल स्लेव था। लेकिन वह अवस्था अधिक दिन तक नहीं चल सकी। अर्थात उनका कहना है कि प्रारंभिक अवस्था जो प्राकृतिक अवस्था थी वह बिल्कुल पशुतुल्य थी। उस प्राकृतिक अवस्था में जंगल की तरह लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे और अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन यह अवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चली। कालांतर में मानव जाति की संख्या में वृद्धि होने लगी। जलवायु की विभिन्नता में भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का अंतर उत्पन्न होने लगे। प्राकृतिक असमानता समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति ने धारण किया और मानव मस्तिष्क में ये मोह जन्म लिया कि उसने ये सोचना शुरू किया है कि वह भूमि जिस पर वह रहता है यदि उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई जमीन खोजने की परेशानी नहीं पड़ेगी।
बस इसी भावना से उत्पन्न होती है। संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति समाप्त हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष उत्पन्न हो गया। शक्तिवान और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी और अधिक भूमि ले ली, औरों को कम और खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं। इस प्रकार धनी और निर्धन समाज में उत्पन्न हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों को विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। लूट सोट, हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो गया। अंत में इस दुर्व्यवहार से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। रूसो का मत है कि कालांतर में धीरे धीरे जो संपत्ति का जो उदय हुआ, उसके फलस्वरूप राज्य में की मांग होने लगी। अर्थात संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने राज्य को कल्पना की। प्राकृतिक अवस्था का ऐतिहासिक दावा नहीं करता। वह कहता है कि ऐसी अवस्था न कभी थी और न होगी। यदि हम वर्तमान सामाजिक अवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना आवश्यक है। रूसो कहता है कि ऐसी अवस्था थी ये नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन हम इस तरह की प्राकृतिक अवस्था के बारे में एक कल्पना जरूर कर सकते थे कि इस तरह की प्राकृतिक अवस्था रही होगी और उसके आधार पर ही राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि बना सकते हैं। फिर आता है सामाजिक समझौता। रूसो कहता है कि इस असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए। उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये समाज के लिए किया गया। समझौते के फलस्वरूप समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। सभी व्यक्ति उस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार रूसो कहता है कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी संपूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस सामाजिक समझौते के फलस्वरूप रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के फलस्वरूप अपने अधिकारों का समाज के लिए समर्पण कर देते हैं और उस समर्पण के फलस्वरूप राज्य का सामान्य इच्छा के रूप में एक राज्य का जन्म होता है। वह सामान्य इच्छा सबकी इच्छा होने के कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो सर्वोच्च और नीति नियमों पर आधारित एक इच्छा होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व और शक्तियों को एक ही राशि और ढेर में मिला दिया जाता है। व्यक्ति स्वयं उस राशि और ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य व राजनीतिक समाज है। सामाजिक समझौते की विशेषताओं को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है समूहगत। समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं वरना संपूर्ण समाज के प्रति करता है, क्योंकि व्यक्ति भी उस संपूर्ण समाज का सदस्य होता है। इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्तिगत के आधार पर
वह समूह को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है, इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी, वरना वह वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा, क्योंकि जनहित में किया गया कार्य होता है। कर्तव्य भावना की पालना ही स्वतंत्रता है। इसलिए जब राज्य मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं वरना जनहित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगा, तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस प्रकार राज्य की असीमित शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा, वरना उसको वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। रूसो कहता है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात राज्य रूपी सामान्य इच्छा में सम्मिलित होने के लिए सभी व्यक्तियों को उसका सहभागी बनाने के लिए कार्य किया जाएगा, और जो सामान्य इच्छा में समाहित हो जाएगा उसी को ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। थर्ड नंबर का है, समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है। प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। वह सामान्य इच्छा ही राज्य शक्ति सब कुछ है। अर्थात सामाजिक समझौते के फलस्वरूप जो सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, जिसको हम राज्य भी कह सकते हैं, वह सबसे सर्वोच्च होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। फोर्थ नंबर है, सामाजिक समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याय युक्त होती है। जनहित उसका लक्ष्य होता है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकता। उसका हित तो सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने से ही है। 5 नंबर का है, यह सामाजिक समझौता मनुष्य की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक शक्ति का स्थान न्याय ले लेता है और उसमें एक प्रकार की नैतिकता आ जाती है। रूसो के शब्दों में जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार है। जो कुछ वह पाता है वह सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी इच्छाओं पर स्वामित्व। रूसो केवल सामाजिक समझौते को ही स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते से किसी सरकार की नहीं वरना सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसो के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है, जो असीमित है, अविभाज्य है, विधि का स्रोत है, आदर्श होती है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा इस लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है। उसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है। शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर बच्चों आप रूसो के सामाजिक समझौते को समझ सकते हैं। रूसो के सामान्य समझौता है उसको पुनः मैं एक बार संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा। प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव को बिल्कुल वह पशुतुल्य मानता है, लेकिन संपत्ति का जिस समाज में उत्पन्न होते ही वह राज्य की मांग करता है, क्योंकि संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक। तो वह कहता है कि व्यक्ति एक जगह एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद में सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण कर देते हैं और समर्पण करने के फलस्वरूप सामान्य इच्छा का जन्म होता है और सामान्य इच्छा ही व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता दिलाती है और वहीं से राज्य का निर्माण होता है। कल आप बच्चे रूसो की सामान्य इच्छा का अध्ययन करके आएंगे और उसके बारे में अपन कल अध्ययन करवाएंगे।